के बाद, देश को पूरा भ्रष्टाचार में डुबाने के बाद और पूरा 40 लाख युवाओं को विदेश में मरुभूमि में भेजने के बाद भी आज कोई कांग्रेस का कैसे नाम ले सकता है? यह 8वां अवसर से कम नहीं है। ये 8वां अवसर से कम नहीं है। ये तो हम सब अपने आप को साबित कर रहे हैं कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई मूर्ख है तो वो मधेसी लोग हैं, जो आज भी कांग्रेस में लगे हैं, जो आज भी कम्युनिस्ट में लगे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद ये हम सब साबित कर रहे हैं। ये बात समझना जरूरी है। इसीलिए जनमत पार्टी का एक प्रमुख एजेंडा रहा है, क्योंकि आज लाखों लाख मधेसी युवा, आपके भाई बहन, आपके घरवाला जो विदेश में रहते हैं, दुबई कतार में रहते हैं, मलेशिया में रहते हैं, उनका एकमात्र आशा जनमत पार्टी है। हम यहाँ पर अभी भाषण दे रहे हैं, वहां पर लाखों लोग सुन रहे होंगे। उनकी नजर यहाँ पर टिकी रहती है कि कब जनमत पार्टी की सत्ता आएगी जो हमें यहीं पर रोजगारी देगी, हम घर वापस आ पाएंगे, हम अपने माता पिता के पास रह सकेंगे, हम वृद्ध माता पिता की सेवा कर सकेंगे, हम अपने पत्नी के पास रह सकेंगे, हम अपने बाल बच्चों के पास रह सकेंगे। उनका भी एक ख्वाब है, तो उनका जो ख्वाब है उसे पूरा करने की जिम्मेवारी हमारा आपका है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका घर वाला जो है आप विदेश के मरुभूमि में छोड़कर यहाँ पर आकर यहीं पर नौकरी करके आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा जो है वहां पर उसको मरना न पड़े और वो जिंदा सही सलामत यहाँ पर आपके घर में लौट जाए और आपकी सेवा करके? आप नहीं चाहते? तो जिम्मेवारी, उसे लौटाने की जिम्मेवारी हमारी और आपकी है, और उसे लौटा तभी सकते हैं जब यहाँ पर जनता राज आ सकता है। जब जनमत पार्टी की विजय होगी तभी वह संभव है। तभी यहाँ पर 10 लाख रोजगारी का जो अभियान लाए हैं तभी जाकर वह पूरा हो सकता है, तभी जाकर वो घर घर में रोजगारी पैदा हो सकती है, तभी जाकर हर एक आदमी को हर एक घर में एक रोजगारी हम सब यहाँ पर दे सकते हैं। आप कहेंगे भाई आप जैसे बहुत सारे नेता भी आए, उन्होंने भी यही वादा करके गए थे, उन्होंने भी कहा था रोजगारी, कहा था। हम तो सबसे पहले ही कहते कि चाबी हमारा आपके हाथों में रहेगा। हम दूसरे नेताओं जैसा, दूसरी पार्टियों जैसा ये जनमत पार्टी नहीं है, क्योंकि हम सब चाबी आपके हाथों में जिता रहे हैं, तो फिरता बुलाने का अधिकार भी आपके हाथों में दे दिया। सबसे पहले विश्वास का आधार तो यह है। दूसरी बात, हम हिसाब करके आपको दिखा देना चाहते हैं। यही प्रतापपुर गांव पालिका, इसमें एक बरस का जो बजट है वो अभी है 76 करोड़ 20 लाख, यानी कि जनता के लिए इस गांव पालिका की जो जनता है उसके नाम पर आया है 76 करोड़ एक बरस के लिए, ठीक है। और यहाँ की जनसंख्या जो है वो है 47,000, लगभग ज्यादा ही है जनसंख्या, कोई बात नहीं। और हम सब क्या है, एक परिवार में लगभग 10 लोग, छोटे छोटे बच्चे मिला के तो रहते हैं। तो एक परिवार में अगर 10 आदमी को मान दिया जाए तो वह 47 परिवार, यानी कि उस 47 परिवार के लिए 76 करोड़ रुपया बजट सिर्फ इस साल के लिए आया है। अब आपके पास कैलकुलेटर है, मोबाइल में भी कैलकुलेटर है, आप खुद हिसाब कर लीजिए कि एक परिवार पे कितना रुपया पड़ता है। और आपको नहीं आता, घर में जाकर बच्चे को कहिएगा हिसाब कर देंगे, मैं यहाँ पर गफ दे रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। आप अपने बच्चे से खुद हिसाब करवाइएगा कि जब 76 करोड़ बजट आपके नाम पे, जनता के नाम पे आया है, और यहाँ पर 47 से परिवार है, तो एक परिवार पर लगभग पड़ जाता है 1,60,000 रुपया, ये एक साल का आपके नाम पर, आपके परिवार के नाम पे एक साल में 1,60,000 रुपया आया। 5 बरस के लिए आप जिताते हैं तो कितना हो गया? 8 लाख रुपया, यानी कि आपके नाम पर, आपके परिवार के नाम पर विशुद्ध रूप से 8 लाख रुपया आया है। वो आपका पैसा, वो किसी नेता का पैसा नहीं है, वो किसी राजा महाराजा का पैसा नहीं है, वो आप जो कर देते हैं, आपका बाल बच्चा जो विदेश में खटकर पैसा कमाते, वही पैसा है वो जो सरकार आपसे छीन कर के नाम पे छीन के ले लेती। तो वह 8 लाख रुपया आपके परिवार के नाम पे आया है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, हम सब ये नहीं सोचने लगते हैं कि हमारे बाल बच्चा का भविष्य क्या होगा। हम सब 1,000 2,000 में अपने वोट को ही बेच देते हैं। हम वो 8 लाख रुपया नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, 1,000 में, 2,000 में, 500 रुपया में, 1 किलो मांस में अपने वोट को बेच देते हैं। तो आप सही माने में आप बताइए, आपको 8 लाख रुपया चाहिए अपना या 2,000 रुपया चाहिए? आप खुद बताइए।
आप अपने वोट को 2000 रुपया में बेचेंगे या अपना वो 8 लाख रुपया वापस लेंगे, या खुद आप हाथ उठाकर हमको बताइए तो एक बार। सबको 8 लाख रुपया चाहिए अपना वापस। कल जाके अपने गौपालिका अध्यक्ष से मांगिएगा कि मेरे नाम पर, हमारे परिवार के नाम पर जो 8 लाख रुपया आया था वो वापस लाओ, वो सीधा वापस लो। हमको बिचौलिया नहीं चाहिए, ऐसे बिचौलिया नहीं चाहिए जो वो पैसा खा के बैठ जाता है। अगर ये बिचौलिया नहीं रहता, वो सरकार का पैसा ऐसे आता, उसको भगवान का प्रसाद मानकर भी बांट देते तो भी आपको 8 लाख रुपया भी हाथ में होता, जिससे आप बिजनेस व्यापार कर सकते थे, रोजगारी कर सकते थे। 8 लाख का मतलब क्या हुआ? अगर 1,60,000 साल का पड़ा तो उसी रुपया से क्या कर सकते हैं? 15,000, लगभग 12 से लेकर 15,000 तक मासिक रूप में सैलरी देकर आप घर घर में एक रोजगारी उसी पैसा से दे सकते हैं। तो ये सोचने की वाली बात है। अगर आपके पास कोई विजन नहीं भी है, कोई प्रोजेक्ट हम नहीं भी लाते हैं, कहीं से कुछ नहीं भी आता है, तो जितना बजट अभी आया है उस बजट में 1 रुपया भी अगर भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे तो उसी पैसा से हर एक घर में रोजगारी देने के लिए पैसा हिसाब करके पर्याप्त है। उसी से हर एक घर में एक रोजगारी दिया जा सकता है। तो इसके लिए लेकिन करना क्या है? पहले उस भ्रष्टाचारियों के राज को अंत करना पड़ेगा और वहां पर पहले जनता राज लाना पड़ेगा। और जनता राज लाने के लिए ये लाउड स्पीकर हॉर्न साहब जो है हमारे मित्र ने दिखाया, उसमें अगले चुनाव में भारी रूप से मतदान करके उसको विजय बनाना पड़ेगा, तभी यह संभव है। और सोचने वाली बात है, और सोचने वाली बात है, क्योंकि आज जिस देश में बालू के सिवा कुछ नहीं है, जिस दुबई कतार में आपके बच्चे से पूछिएगा क्या वहां पर इसी तरह हरियाली है, तो वो कहेगा नहीं, पूरा बालू ही बालू है, वहां पर पानी भी नहीं मिलता। अगर वैसा बालू ही बालू वाला देश जहां पर पानी भी नहीं मिलता है, वो देश आज हमारे यहाँ से 10 लाख आदमी को, हमारे 10 लाख भाई को वहां पर ले जाकर नौकरी रोजगारी दे सकता है, तो क्या हम यहाँ पर अपनी स्वर्ग सी भूमि पर रोजगारी नहीं दे सकते? यहाँ पर बकायदा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? विजन चाहिए। और वह विजन सिर्फ जनमत पार्टी के पास में है, वो कमिटमेंट सिर्फ जनमत पार्टी के पास में है। इसीलिए वह बात हमें एकदम याद रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे समाज में जंगल राज कायम हो गया, नेता का राज कायम हो गया है, रावण का राज कायम हो गया है। और हम सब जानते हैं, रामायण देखे हुए हैं कि रामायण में क्या होता है? रावण का 10 ठो सिर रहता है, मुड़ी 10 ठो रहता है, और श्री राम जी उस रावण के सर को कितना बार काटता है, फिर से वह सर निकल जाता है। और रावण बड़ा जोर से ठहास करता है कि देखो इस राम ने मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका। वही हालत आज हमारे नेताओं का है। हमारे नेताओं भी रावण से कम नहीं है, वो पूरा 10 तरह के चेहरा लगाए हुए फिरते हैं। और हम सब कितना उसको गाली दे दे, कितना उसको सर को काट दे, फिर उसका शासन, वो रावण राज अंत नहीं हो रहा है, उसका वो कंस का राज अंत नहीं हो रहा है। और हमने रामायण में देखा था वो क्यों नहीं अंत होता है? क्योंकि रावण का जो है प्राण कहां बसता है? नाभि में। रावण का सर कटने से इसीलिए उसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि उसका प्राण जो है नाभि में बसा रहा है। उसी तरह इस रावण जैसे नेता जो हमारे समाज में घूम फिर रहे हैं, जो पुस्तों वही शासन कर रहे हैं, जो हमारे गजेंद्र बाबू को भी पार्टी को विघटन करा के आज सूर्य छाप में मिल गए हैं, ऐसे रावण राज को खत्म करने के लिए हमें कहां पर वार करना है? निर्वाचन पे वार करना है, क्योंकि इनका प्राण कहां बसता है? उसी निर्वाचन में बसता है। तो इसको हम गाड़ी घेर कर, इसको गाली दे के, इस पे ज्यादा क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं होने वाला है। अगर इसका रावण राज अंत करना है और जनता राज लाना है, आपका राज लाना है, स्वराज लाना है, तो निर्वाचन में भाग लेकर लाउड स्पीकर हॉर्न छापे मोहर लगा के ही इस रावण राज को हम सब अंत कर सकते हैं और जनता राज ला सकते हैं। और इसके लिए खाली आप वोट दे देंगे उससे नहीं होगा, आपको घर घर भी जाना है, आपको नेतृत्व भी लेना है। खाली आप हम दे दिए हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी, ऐसा नहीं होगा। आपको दूसरों को भी सिखाना है। यहां से आप जाएंगे
यहां से अब जाएंगे आप, तो ये नहीं कि खाली मैं डाल दूंगा हो गया, नहीं, उससे आपके बाल बच्चे विदेश से लौट के नहीं आ जाएंगे, उससे आपका बाल बच्चा का भविष्य यही नहीं बन जाएगा। अगर आपके बाल बच्चा का भविष्य बनाना है, जनता राज लाना है, स्वराज लाना है, हर एक घर में रोजगारी लानी है, सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी गारंटी करना है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसी तरह नमूना मत पत्र लेके आपको घर घर जाना है और सभी को सिखाना है। सबको तो देख लिए, कांग्रेस को देख लिए, 40-50 वर्ष उसी को जिताकर देख रहे हैं, कम्युनिस्ट को भी 2/3 ही देकर देख लिए, जोसपा को भी 14-15 वर्ष देख लिए, कुछ नहीं होने वाला है। इस बार लॉर्ड स्पीकर हॉर्न साहब में ही मोहर लगाना है, कहके लोगों को भी सिखाना है, आपको पड़ोसियों को भी सिखाना है, आपको टोल टोल में भी सिखाना है, तब जाके जनता राज। और खास करके मैं माता बहन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप पर विशेष जिम्मेदारी है। आपका बेटा जो वहां पर तपते धूप में काम कर रहा है, उसको आशा है कि जैसे भी जनता राज आएगा तो हम वापस आ सकेंगे आपके पास। तो आपकी विशेष जिम्मेदारी है कि आप घर घर जाइए, आंगन में जाइए, लोगों को सिखाइए कि जनता राज इस बार लाना है, घर घर में रोजगारी लाना है, उसके लिए लॉर्ड स्पीकर हॉर्न साहब पे मोहर लगाना है, ताकि आपको वृद्ध भत्ता भी मिल सके अच्छे से, 5,000 से ऊपर वृद्ध भत्ता मिले, जो बेरोजगार है उसको बेरोजगार भत्ता मिले, या हर एक घर में एक रोजगारी ही मिले, उसके लिए जरूरी है। और मैं एक बात कहानी भी सुनाना चाहता हूं, छोटी सी कहानी है। था गेहूं के खेत में कुछ चिड़िया अपना बच्चा दिए थे, और गेहूं क्या हुआ, फसल तो पक गया धीरे धीरे। तो वहां पर किसान आया घूमते घूमते और देखा कि नहीं गेहूं पकने लगा है, तो कहा कि नहीं अब मजदूर लगा के इसको कटवाना पड़ेगा। यह बात तो चिड़िया का बच्चा सुन लेता है, और चिड़िया का बच्चा जब सुन लिया, तब जब उसकी माता जब आई उड़ के, तो वो कहता माता आज तो किसान आया था खेत में, कह रहा था इसको फसल को कटाना पड़ेगा, तो यहाँ से तो भागना पड़ेगा हम सबको, चलो दूसरी जगह जाते हैं। तो उसकी माता कहती नहीं घबराने की कोई बात नहीं, किसान ने ये ने कहा कि भाई किसी मजदूर को लाके कटाएंगे, इसीलिए अभी ये नहीं काटेगा। फिर दूसरे दिन आया किसान, घूमते घूमते देखा गेहूं थोड़ा ज्यादा ही पक गया है, तब कहता नहीं अब घरवाली को बोल के ये फसल को कटाना पड़ेगा। ये बात फिर वो बच्चा सुन लेता है, फिर अपने माँ के पास जाके कहता कि नहीं किसान आया था, कहता था कि घरवाली को बुला के कहेंगे काटने के लिए फसल, अब तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा जान खतरा में। तो नहीं अभी भी घरवाली को लाके कटाएंगे बोला है ना, अभी भी नहीं होगा, वास्तव में नहीं हुआ। जब 4-5 दिन के बाद फिर आता है, तब किसान कहता नहीं बाप रे गेहूं तो बहुत जोर से पक गया, अब खुदे कल सुबह आके काटेंगे। और ये बात जब चिड़िया के बच्चा अपनी माता को सुनाती है, तब कहते हाँ इस बार जरूर भागना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि किसान ने क्या कहा है, इस बार खुद आएंगे काटने के लिए, मतलब वो आएगा ही, ये बात। तो आप भी वही निश्चिंत रहिए कि ये सोचेंगे कि वो नेता कर देगा तो काम नहीं होगा, ये सोचेंगे वो फलाने आदमी करेगा तो नहीं होगा। आप जिस दिन ये ठानेंगे नहीं मुझको ही करना है, मुझको ही ये प्रचार प्रसार करना है, मुझको ही नेतृत्व लेना है, मुझको ही आगे आना है, तभी जाके काम होगा। ये जो सोचेंगे कोई दूसरा आदमी कर देगा, दूसरा नेता कर देगा, जब तक ये प्रवृत्ति रखेंगे तब तक नहीं होगा। इसीलिए मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप सब आगे आए, नेतृत्व ले, जिस स्थल पे होता है, जिस स्तर पे होता है नेतृत्व लीजिए, क्योंकि नेतृत्व लेने पर ही परिवर्तन आ सकता है। हम और आप नेतृत्व नहीं लेंगे, आज नहीं बोलेंगे, आज नहीं प्रचार प्रसार करेंगे, तो कोई दुष्ट आदमी का शासन आ जाएगा, और दुष्ट आदमी आकर फिर आप पर वही दमन शोषण करेगा। और हम सब ने तो देख लिया है कि जो कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, ये सब म्याद गुजरा हुआ दवा है। लोग कहेगा नहीं हम तो कांग्रेसी के देंगे, कहता है यहाँ पर जीता हुआ भी है। तो भाई जो कांग्रेस 70 वर्ष में कुछ नहीं कर सका, मान लीजिए जिस दवा को, मान लीजिए दवा, अब ये दवा अगर आप 70 वर्ष से खा रहे हैं, आप पे कोई असर नहीं कर रहा है, आपके बीमारी का कोई इलाज नहीं कर रहा है, तो क्या कीजिएगा, यही दवा खाते रहिएगा? नहीं ना। इसका मतलब है अगर 70 वर्ष का 70 दिन भी आप खा लिए,
इस दवा का कोई असर नहीं हो रहा है, कोई सुधार नहीं हो रहा है आपकी तबीयत में, इसका मतलब ये दवा का म्याद गुजर गया है। तो कांग्रेस को आप 70 बरस से देख रहे हैं, उससे कोई असर होने वाला नहीं है। वो म्याद गुजरा हुआ दवा है, वो खाएंगे तो उल्टा रिएक्शन ही करेगा, उससे आपका कोई हित होने वाला नहीं। ये कहना है, ये समझाना पड़ेगा। कोई कहेगा नहीं भाई आपकी पार्टी तो नई पार्टी आई है, हम तो कांग्रेस में इतने दिन से लगे थे, कम्युनिस्ट में इतने दिन से लगे थे। तो उनको बताना है कि भाई अभी जो बाजार में जाते हैं आप, मान लीजिए ये मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं? हमको 70 बरस पुराना मोबाइल दो, 20 बरस पुराना मोबाइल दो, तो नहीं कहते हैं। आप ये कहते हैं कि जो सबसे लेटेस्ट मॉडल मोबाइल आया है वो निकाल कर दीजिए, जिसमें सारा फैसिलिटी है वो निकाल कर दीजिए। आप कहीं बाजार में जाते हैं, गाड़ी ही 4 चक्का खरीदने जाते हैं, क्या कहते हैं? 50 बरस पुराना गाड़ी दो, नहीं। आप क्या कहते हैं? जो सबसे लेटेस्ट मॉडल गाड़ी स्कॉर्पियो का आया है वो दिखाइए हमको, सबसे लेटेस्ट मॉडल वाला ट्रैक्टर आया है वो दिखाइए हमको। ये तो नहीं कहते भाई 50 बरस पुराना, जंग लगा हुआ, पूरा बिखरा हुआ, पहिया पहिया चक्का चक्का खुल गया गाड़ी, तो नहीं लेते हैं। तो आपको बताइए, गाड़ी चाहिए सबसे नया, मोबाइल चाहिए सबसे नया, और पार्टी वही 70 वर्ष पुरानी कबाड़ी पार्टी, जिसमें पूरा का पूरा जंग लग गया है, पूरा पूरा बिखर गया है, पहिया पहिया अलग हो गया है। उस गाड़ी पे चढ़ के, उस पार्टी पे चढ़ के आप कहीं नहीं जा सकते। यहां से रामग्राम तक भी वो गाड़ी आपको नहीं ले जा सकती है, भविष्य की तो बात ही छोड़िए। इसीलिए अब की बार जो पार्टी 10 बरस से, पिछले 10 बरस से रोड टेस्ट देकर आई है, पूरा का पूरा नेपाल सरकार ने दमन किया, ठोका पीटा, फिर भी एक बार पीछे नहीं हटा। इस तरह से टेस्ट होकर जो पार्टी आई है जनमत पार्टी, उस जनमत पार्टी को इस बार चयन करना है, उस जनमत पार्टी पे इस बार चढ़ना है, वही आपको गंतव्य तक पहुंचा सकता है। ये बात सोचना। और हमारी माता बहन जाएगी किसी के अंगने में, मान लीजिए, तो वहां पर दूध रखा होगा, नहीं दूध रखा रहता है, किसी की बाटी में दूध रखता है, किसी के लोहिया में दूध रखा हुआ रहता है, तो आप उनसे पूछिएगा इस दूध की रखवाली, मैं एकदम साधारण भाषा में आप कह रहा हूं, आप इस दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को रखते हैं? दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को, दूध की पहरा करने के लिए दूध को देखना बिल्ली का, बिल्ली को तो नहीं छोड़ते हैं। जब 50 रुपया 100 रुपया के दूध की रखवाली करने की